हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और चलिए अपना क्लास की तैयारी करते हैं अपना। यदि आप 9th क्लास में हैं तो आपके लिए हिस्ट्री का है अपना पहला चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर हो चुका था, उसको बोलते हैं भौगोलिक खोज। क्या खोज किए गए, जैसे मान लीजिए दूरबीन का खोज किया गया, बहुत सारे दिशा सूचक खोज किया गया है ना। वास्को डी गामा आया था भारत के अंदर, अपने रास्ता का खोज किया था। तो उसी का कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या पढ़े थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। जैसे इसका सेकंड लेक्चर है अपना। ठीक है, चलिए अपना शुरू करते हैं अपना क्लास को। हम लोग कहाँ पर थे? भौगोलिक हो गया था, धार्मिक हो गया था, शतवर्षीय युद्ध करना था ना। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय कहते किसे? तो देखिए सप्तवर्ष, आप खुद ही सोचा, वर्षीय यानी 7 वर्ष की बात हो रही है। यहाँ पे कितने वर्ष की बात हो रहा है? 7 वर्ष। देखिएगा सबको, अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, देखिए सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव कैसे पड़ा। देखो प्रभाव की बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। प्रभाव मतलब इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है युद्ध होने के बाद। तो युद्ध होने के बाद तो बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे घर खराब हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, बिल्डिंगें जल जाते हैं, जलते नहीं, बहुत लोग मारे जाते हैं, बैंक लूटा जाता है। देखिए क्या क्या कंडीशन में हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। समझ ना, इतना बीच तक हुआ था, कहने का मतलब इसके बीच में हुआ था। देखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कब से कब तक चला? तो 1756 से लेके 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, और देखिए इस युद्ध में क्या क्या हुआ। देखिए इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशिक इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। इसने क्या बोला? जब युद्ध से पहले की बात हो रही है, युद्ध से पूर्व, अगर युद्ध से पूर्व तक की क्या बोले इसने? पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद वाला होता है। अच्छा हाँ, सही बात है। चलिए क्या युद्ध से पहले की बात है, युद्ध से पूर्व तक की उपनिवेश वासी थे ना वहाँ के, वहाँ जुड़े हुए थे उससे, इंग्लैंड से। और देखिए क्या बोला है, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। असमर्थ मैंने अकेले वो लड़ नहीं सकता था। किसके थे खिलाफ? फ्रांसीसियों के खिलाफ। फ्रांसीसी थे ना, इसके खिलाफ वो लड़ नहीं सकते थे, उनके पास उतना ताकत नहीं था। और देखिए लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ, फ्रांस का पराजय होता है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ही यह भय समाप्त हो गया है कि उपनिवेश का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। सुनिए किसने क्या बोला इसमें? बेदखल करना था। इसे साफ साफ बोला है कि फ्रांसीसी हार गया, समझ में ना, पराजय में हार जाना। ठीक है, पराजित हो गया तरह से। तो पराजय हारने के बाद क्या होने लगा? हार गया और फिर क्या हुआ? यह भय समाप्त हो गया। भय मतलब डर, भय मतलब क्या होता है? डर। तो यह डर समाप्त हो गया कि अब उपनिवेश वासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को देखभाल करना था। सोचो उपनिवेश का क्या लक्ष्य था? एक तरह से इंग्लैंड का देखभाल। यह मुझे, अब तो फ्रांस से हार गया, हम लोग देखभाल करेंगे तो इंग्लैंड को करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखभाल नहीं है भैया, वेदखल है। वेदखल, अच्छा वेदखल है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, देखिए क्या बोलना चाह रहा है। अब उपनिवेशियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था, मतलब इंग्लैंड को ना उसे हटाना था एक तरह से। बेदखल मैंने होगा हटा देना। फ्रांसीसी हार गए, हारने के बाद इंग्लैंड में क्या था? एक ही ऑप्शन बचा, अब इसको हटाना। यानी इंग्लैंड को क्या करेंगे? अब हम लोग हटाएंगे। कहाँ के लोग? कब्जा कर लेंगे। हाँ देखिए पहले तुम्हारे क्या फ्रांसीसी लड़ रहे थे, ना जी। फ्रांसीसी से लड़ने के कारण तुम्हारा फ्रांसीसी हार गए। फ्रांसीसी हारने के बाद तुम्हारा एकमात्र एक क्वेश्चन रह गया कि अब इंग्लैंड को क्या करेंगे? हम लोग बेदखल कर देंगे। बेदखल मैंने उसे हटा देंगे। समझ में आया ना? यही बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा, इस युद्ध पर टिप्पणी करते हैं। मतलब यही एक तरह रह गया था। आगे देखते हैं बाबू। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था। टिप्पणी मैंने समझते हो क्या? इसके बारे में चर्चा करते हुए लिखे हैं। क्या लिखे हैं? देखिएगा, फ्रांस की पराजय ने, क्या बोला? फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। मतलब ये बोल रहे ना, इसे साफ साफ बोलता है क्या? एक प्रोफेसर है जिनका नाम था पोलार्ड ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि फ्रांस की पराजय से, फ्रांस की जब पराजय हो गई, यानी हार गए फ्रांस की पराजय, मतलब फ्रांस हार गए, उस कंडीशन में अमेरिकी रहने वाला है ना जी, अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। मतलब स्वतंत्रता की इच्छा को होने लगा कि अब आप आजाद होंगे अमेरिका से, भड़काया गया यहाँ पे। ठीक है, स्वतंत्रता की इच्छा को भड़कना है ना, भड़काया। ठीक है, कि अब हम आजाद होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्या बोलते उससे, फ्रांस का पराजय हो चुका है एक तरह से, इसके वजह से, है ना। चलिए ये तुम्हारा इसका प्रभाव था। प्रभाव देखिए एक्चुअली में क्या हुआ ना, कि जब तुम्हारा युद्ध होने लगा
तो बहुत लोग डरे हुए थे एक तरह से, बहुत लोग नुकसान में पहुंच गए थे। तो तुम्हारे वहाँ के जो उपनिवेश थे वो बिल्कुल डरे हुए थे और बहुत परेशान थे वो, ठीक ना, इंग्लैंड से लड़ने के लिए। तो मतलब फ्रांस से लड़ रहे थे, तो फ्रांस को लास्ट में मिलजुल कर हरा दिया गया। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड को हटा दिया, इंग्लैंड को भी हटा दिया गया। फिर वहाँ के जब तुम्हारा अमेरिकी उपनिवेश आए ना, अपने अमेरिकी वासियों, जब उनको लगा कि अब स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, तब उस कंडीशन में यहाँ पे अपना मतलब रोंग दिखाना शुरू कर दिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। क्या बोले थे? प्रगति विरोधी। जो प्रगति विरोधी विकास करना, ठीक है, विकास करना, उसको क्या करना है? विरोध कर रहा है, विरोध। और क्या बोल रहा है? आर्थिक नीति। आर्थिक मतलब पैसा से होता है, ठीक है, नीति मैंने उसका नियम। तो आर्थिक नीति कैसा था उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको सामने के। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई थी। गंभीर मैंने बहुत खराब स्थिति, बहुत खराब स्थिति किससे हुआ उत्पन्न? तो आर्थिक कारणों से, मतभेद थे, मतभेद मैंने उल्टा तो नहीं बताया ना। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से, आर्थिक मैंने गरीबी से उत्पन्न हुआ है। और आप हमारे घर में खाना नहीं होता, हम भी कोशिश करते हैं खाना खाएं, खाना कहूँ से खाना लाए, तो आर्थिक कारण बहुत खतरनाक चीज हो गया। एक तरह से पैसा नहीं है, लूटपाट हो रहा, ज्यादा हो रहा है एक तरह से, ठीक है। और ये क्या बोला? उत्पन्न हुई थी। और उपनिवेशवाद का बुनियाद सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उसके संसाधनों के दोहन का अधिकार मात्र देश को है। क्या बोले? देखिएगा, इसने साफ साफ बोला है। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत था, उसका सिद्धांत क्या सिद्धांत था बाबू? मतलब बुनियादी मैंने जो बहुत पहले चलता रहा है, ठीक है। सिद्धांत था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण, आर्थिक मैंने पैसे की वजह से, शोषण का मतलब होता है उससे काम भी कराया जाता है, पैसा भी दिया जाता है, समझे ना। तो आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों का दोहन मैंने एकदम खराब तरीके से कौन कर सकता है? सिर्फ अधिकांश उसका मात्र देश को ही है, मतलब मेरे देशवासी को ही है बस, और कोई देशवासी को नहीं है। मतलब काम करके वो पैसा ले सकता है और नहीं, देखिए समझे क्या बोलने जा रहे हैं। ये साफ साफ बोले ना बाबू कि जो मेरा देश है ना, इसका आर्थिक शोषण मैं कैसे कर रहा हूँ, और मेरा क्या संसाधनों का दोहन मैं कितना यूज कर रहा हूँ। जैसे पेड़ पौधा से भी तो संसाधन है ना, हमारी जरूरतों को जो पूरा कर दो संसाधन है, उसका दोहन सिर्फ मैं कौन कर सकता है? मात्र देश, हाँ मेरा ही देश करेगा, और कोई नहीं कर सकता। और देखिए दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी। उन्मुक्त मैंने मतलब विकास होता है, जैसे धारणा हो रहा था कि मैं बिजनेस करूंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित मैंने कंट्रोल होता है, नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। देखिए ये बोल रहा था विकास हो, व्यापार हो, विकसित हो, लेकिन इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? तो राज द्वारा, राज समझते हो ना, जैसे बिहार राज हो गया, यूपी राज हो गया, है ना, उसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल बोले तो नियंत्रण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देखिए नियंत्रण करने का विरोध किया जा रहा है कि नहीं ऐसे कर रहा है, पता नहीं बोलते ना, यानी नियंत्रण का करने का विरोध किया गया है, मतलब किया गया था, मतलब जो कर रहा था ना नियंत्रण कंट्रोल, उसे विरोध कर रहा है, किसके द्वारा? तो राज द्वारा। इस सिद्धांतों के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार माने बिजनेस, अपने व्यापार एवं वन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेपन को नापसंद करते थे। मतलब उपनिवेश व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन थे वो लोग, लेकिन वो इंग्लैंड का जो बात करते हैं उनको ना पसंद करते हैं, हमको नहीं चाहिए यार तुम्हारा इंग्लैंड वाला पार्ट, ठीक है, यही बोला जा रहा है। इंग्लैंड का कोई भी हिस्सा इसको नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ना पसंद करते, किसके लिए? इंग्लैंड के हस्तक्षेपन के द्वारा, ठीक है। देखिए दोबारा समझिए इस लाइन को। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के, अपने व्यापार, जो अपना व्यापार बिजनेस होता है, अपना व्यापार एवं अन्य क्रियाकलाप, और बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप का काम है, ठीक है, क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेपन का मतलब होता है मैं काम कर रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, कोई आके मुझे आके बोल दे कि तो मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो मैं क्यों आ रहा है यार पढ़ाने, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, समझ में आना। इस तरह से ये भी बोला कि काम कर रहा है बेचारा, और इंग्लैंड आके हस्तक्षेपन करता है कि मैं भी करूंगा, मैं भी खेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। इस कंडीशन को ना पसंद करते थे। आज समझ इतना चीज, जैसे मान लिया कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, अब बोला इंग्लैंड वाले हम वो करेंगे, हम भी करेंगे, तो हमको नहीं पसंद है कि तू मेरे साथ बिजनेस करे, तो अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें ना पसंद करते थे, ठीक है। चलिए, अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहे मध्य वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। देखो मैंने बोला क्या? मध्य वर्ग मतलब नॉर्मल सा फैमिली, ठीक है, ये क्या चाहते हैं? ये कुलीन वर्ग है ना, कुलीन वर्ग होता है राजा, तो राजा वर्ग को हटाना चाहते थे, समझ में ना। तो देखिए ये बोल रहा है कि मध्य वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन को, मतलब जो कुलीन है ना राजा, अमीर आदमी क्या कर रहा है? शासन कर रहा है, शासन को अंत चाहता था। कौन? तो क्या बोलते हैं? मध्य वर्ग,
समझ में आ रहा क्या? क्यों चाहेगा भाई? स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, आपत्तिजनक कर। ये क्या होता है इसको पहले समझिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे। आपत्ति क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपत्तिजनक कर। कर पहले समझिए, कर का मतलब क्या होता है? तो बोले टैक्स होता है। कितना होता है? टैक्स। अब भाई मान लीजिए मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, तुम बोलो मुझे 7 रुपए टैक्स दो, ठीक है, उधर मत बैठिए, मुझे पीछे बैठ जाइए, इसे मत हिलाइए, ठीक है, इस साइड से आके उधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए पीछे साइड से, देखिए सामने। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपत्तिजनक कर क्या होता है? देखिएगा, आपत्तिजनक कर का मतलब होता है जैसे हमारे लिमिट से ज्यादा पैसा ले लेना। समझ क्या? अब मैं 8 रुपए कमाए, 10 रुपए कमा रहा हूँ, अब 8 रुपए बोल रहे हैं मुझे दो, तो पागल है जी, इतना मेहनत करेंगे, 7 रुपए तुमको दे देंगे, मतलब 7 रुपए मांग रहे हैं, 3 रुपए हम लोग बचाएंगे क्या? इसे बोलते हैं आपत्तिजनक कर। कर से बहुत ज्यादा मात्रा में लेना, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। देखिएगा, या कोई इमेज दिख रहा है क्या? इमेज क्या बता रहा है बताइए? ये इमेज बता रहा है कैसे एक व्यक्ति, राजा, दिख रहा है क्या? ये लोग, गरीब लोग नहीं दिखा रहे क्या? आप लोग दूसरे दिख रहे क्या? क्या बोला जी? ये राजा है, सेठ, इधर से आ रहा है, सब टैक्स ले रहा है, ला टैक्स, टैक्स ला, टैक्स ला, टैक्स ला, ला ना जी, सोचिए। राजा अरे तुम्हारा अंग्रेज है ना, अंग्रेज, इंग्लैंड हुकूमत चला रहा है, ये बोला ना कि मुझे लाओ टैक्स दो, टैक्स। समझ में आ रहा क्या? चलिए आगे देखते हैं। अब वो लोग क्या था? गरीब लोग, सब गरीब लोग हैं। देखो दिख रहा क्या? ये गरीब लोग को देखो यहाँ पे कैसे मार रहा है, छड़ी ले ले, दिख रहा क्या? यहाँ पे छड़ी लेके से बोल रहा है ए इंडियन जल्दी पैसा दो, मतलब जरूर नहीं कि इंडियन, मतलब कोई और भी गुलामी कर रखा है एक तरह से, उसको बोला पैसा दो, टैक्स। आपत्तिजनक ज्यादा। चलिए आप पढ़ते इसके बारे में। इतना समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा है जी? देखिए समझाता है तो समझ में आएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई। क्षति माने कमी, मतलब बहुत घाटा हो गया, घाटा हुआ, ठीक है। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसका नाम था ग्रेनविले, क्या नाम दूंगा? ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टॉप एक्ट पारित किया था। स्टॉप में रुक जाइए, स्टॉप एक्ट पारित किया था। कब किया पारित? 1765 ईस्वी में। किसने किया था? प्रधानमंत्री था उनका, जिसका नाम था ग्रेनविले ने, ठीक है। समझा क्या? कहाँ के प्रधानमंत्री थे तो बताइएगा तुम्हारा क्या? तो इंग्लैंड के। कहाँ थे? इंग्लैंड के। तत्कालीन का मतलब प्रेजेंटली अभी जो चल रहा है, ठीक है। भैया युद्ध के 2 साल बाद हुआ था ये। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड के बाद 2 साल के बाद, जरूरी नहीं 2 साल के बाद, खत्म होने के बाद हुआ था। ये 2 साल के बाद हुआ था, खत्म 63 में हुआ था यार। हाँ तो 2 साल के बाद यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है ना। जब वहाँ के प्रधानमंत्री बने, जिसका नाम था क्या तुम्हारा? तो ग्रेनविले ने, जो कि तुम्हारा क्या 1765 ईस्वी में एक कानून लागू किया, जिसका नाम था, कानून क्या नाम है? स्टॉप एक्ट पारित किया गया, ठीक है। जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अदालत वाला कागज है ना, सब सभी कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टॉप लगाया। क्या लगा इसने? 20 शिलिंग का स्टॉप लगाना अनिवार्य था। अनिवार्य माने उसका जरूरी था, एक तरह से स्टॉप लगाना शुरू कर दिया। एक्ट बनाया, तो सीलिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, 20 सीलिंग का स्टॉप, ये तुम्हारा नाम है एक तरह से, ठीक है, बोल सकते हैं। स्टॉप आ रहा है, एक्ट है, एक्ट माने क्या? कोई कानून है, ठीक है, उसे लागू लगाना बहुत जरूरी था, ठीक है। ये तुम्हारा प्रधानमंत्री बोल रहे थे अनिवार्य था। अनिवार्य माने 100% तक। लेकिन इस कानून के द्वारा देखिए, इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी। मतलब उपनिवेश को ना ये खराब लगा बिल्कुल भी, ठीक है। उपनिवेश तो वहाँ के रहने वाले थे, उनका विरोध हो गया एक तरह से, नहीं करेंगे हमेशा, नहीं लगाएंगे मोहर, नहीं लगाएंगे, नहीं कानून को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इस उपनिवेशियों ने ब्रिटेन में आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना निश्चय कर दिया गया। मतलब सुनिएगा, इसने बोला कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसने टैक्स लगा दिया। कितना टैक्स? तो 20 का 20 सीलिंग का स्टॉप करना शुरू कर दिया, और लगाओ पैसा, तो ज्यादा लेना शुरू कर दिया। इसके वजह से यहाँ के जो लोग थे, वो व्यापारी थे, जो क्या था उपनिवेश थे, वो विरोध करना शुरू कर दिया, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और इसके वजह से इंग्लैंड से जितना सामान आता था ना, वो विरोध कर दिया, नहीं चाहिए हमको यार, इतना पैसे कहाँ देंगे। जैसे 10 रुपए का मार्केट है तो 50 रुपए तो दे देंगे, नहीं भैया, तो वही विरोध करना शुरू कर दिया। इसीलिए देखिए दोबारा पढ़ रहा हूँ, इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी। मतलब सबको आप इसलिए क्या करने लगा कि हटो हटो, हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर देखिएगा, और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं को क्या करना शुरू कर दिया? बहिष्कार करने का निश्चय लिया। निश्चय मैंने सोचा कि मैं अब नहीं लूंगा यार कोई भी सामान। समझ में आ क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये हमको नहीं चाहिए ऐसा सामान जो हमको बहुत टैक्स देना पड़े, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1767 यानी 1 साल बाद,
यानी 2 साल बाद 2 का, साल बाद। है ना। हाँ। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने अपने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। उपभोक्ता माने क्या होता है? मतलब हमें प्राप्त हुआ। जो वस्तु है ना हमको चाहिए, उस वाले वस्तु पे इसने कर लगाना शुरू कर दिया। जैसे कपड़ा हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो गया जिसे हम पे चाहिए हमको, और टैक्स लगाना शुरू कर दिया। यस भैया। ठीक है, हाँ। तो ये बोल जा रहा है वस्तुओं पर कर लगाया। कर माने होता है टैक्स। टैक्स। ये वस्तुएं थी, कौन कौन थी? तो कागज था, क्या था? कागज। कागज था, शीशा था, चाय था एवं रोगन ही पदार्थ है। ठीक है, कागज जानते हो हम लोग, ठीक है, शीशा भी, यस भैया। और ये सब क्या है? अब चाय में रोगन भी एक पदार्थ है जिससे क्या टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, यस भैया। और देखिए उपनिवेशवासियों ने इस करों का व्यापक विरोध किया था। मतलब जो एक कर था ना टैक्स जो लगा रखा था, उपनिवेशवाद हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसा सरकार क्यों चाहिए जो हमारी जनता को न सुने। क्या फायदा? सुनने से फायदा है जी, नहीं जब हमको है। नहीं मिला तो। आगे देखते हैं यहाँ पे तथा ये क्या है? सैमुअल दिख रहा है क्या? हाँ। सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसने क्या बोला? साफ साफ विरोध किया। तथा ये भी बोला कि सैमुअल एड्स नहीं तो प्रतिनिधि बोला, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी हमारा कोई वैल्यू नहीं तो कर भी हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? यस भैया। सबका वैल्यू बराबर दीजिए, सबका मान्यता दीजिए, तब जाके हम इसे वैल्यू मानेंगे। और देखिए फिर बोला क्या? नहीं, और मतलब कर नहीं का नारा दिया बोलते हैं ना एक तरह से, तो नारा है एक तरह से, तो नारा दिया। अब ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का, देखिए ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए, तो ब्रिटिश सरकार है ना उसका जो काम था उसका विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने क्या किया? उपनिवेशवासियों ने इस स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित कर दिया गया। देखो इसने क्या बोला? स्वाधीनता के लिए पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां, है ना, स्थापित कर दिया। कमेटी, संस्थाएं एक तरह से, संस्था बने कमेटी। हाँ, ये तुम्हारी क्या कमेटी है जो कि स्थापित कर दिया, इसलिए उसके विरोध करने के लिए। इसका विरोध इंग्लैंड के सरकार के विरोध, ठीक है ना, वो कर बढ़ा था, इसके वजह से विरोध हो रहा था। यस भैया। समझ में आया था चीज क्या? तो कर नहीं। हाँ, समझ में आया था चीज? यस भैया। चलिए चलिए आगे देखते हैं। सबको बोलोगी, सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या? कल एक ही को समझ में आ रहा है, सब नहीं बोलता है। आ रहा है ना, तो चिल्ला कर हूँ हाँ बोलेगा ना जी कि हाँ आ रहा है सर जी, हाँ आ रहा है भैया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सब तो पूछे ना थोड़ा बहुत, तो ना ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सब पढ़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस। देखिए सामने अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिएगा ये क्या बोल रहा है? लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। लेखक क्या होता है? देखिएगा, लेखक का मतलब होता है कविता लिखने वाला, कहानी लिखने वाला, होता ना है, यस भैया। कविता लिखने वाला, कहानी लिखने वाला, इसका। एवं प्रचारक मैंने जैसे कैसे हम लोग ट्यूशन के लिए प्रचार करते हैं, प्रचारकों का मतलब समझेगा, प्रचारकों का मतलब होता है प्रचार करने वाला। जैसे ट्यूशन में किसी कैसे कैसे प्रचार होता है, यस भैया। ताकि जान सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि लेखक के माध्यम से, मतलब कविता के माध्यम से अंग्रेजों को यानी इंग्लैंड को बहुत मतलब बताना चाहता कि ऐसे है ऐसे ऐसे है, समझ में आता है जितना। और फिर लेखक प्रचार को मैंने प्रचार के माध्यम से भी बताना चाहते थे कि ऐसे लोग हैं, इनको विरोध करो, इनको हम लोग को सपोर्ट मत रखिए, इसको भगाइए यहाँ से। ठीक है, और क्या इसका बहुत भूमिका मैंने जो मैं बताया ना अभी, उसी का काम होता है, क्या क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, ऐसे मान लो कोई लड़का है, वो परीक्षा पास करना है उसको क्लास 10 का, तो क्लास 10 पास करने में कितना भूमिका निभाया, ठीक है, मतलब कितना वो मेहनत किया पास होने के लिए, उसी को भूमिका बोलते हैं। कम किया, ज्यादा किया, थोड़ा किया, किया ही नहीं, गलती से पास हो गया, ठीक है, वो सब कंडीशन चलता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा इसको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। देखिए कैसे क्या मतलब, मान लो कोई लड़का 4-5 में बैठा पे, तो गप्पे सप्पे कर रहा है, ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूँ भाई क्या कर रहा है, अरे जागो, अपने देश के प्रति जागरूक बनो, समझ आ रहा क्या, ये क्या गप्पे सप्पे कर रहा है। तो इसे उठाने बहुत भूमिका निभाया था कौन? तो लेखक और प्रचारकों ने, तो प्रचार करने वाला। और 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिकाएं कॉमन सेंस प्रकाशित हुए थे। इनमें अत्यधिक प्रभावशाली एवं उत्तेजित शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। मतलब बहुत इसने ना बोला कि आजादी कैसे हेडलाइन हो जाता है, हेडलाइन पता ना कोई चीज के लिए, जैसे मान लो कोई ऐसा घटना, कोरोना वायरस अभी आ गया था, तो कोरोना हर पेपर में कोरोना, तो वैसे ही तुम्हारा हाईलाइट बन गया था। क्या बन गया था देखिएगा, प्रकाशित हुआ था सबसे पहले, स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया कि हमें आजादी चाहिए, ठीक है।
उसने राजतंत्र पर भी करारा करारा प्रवाह किया था। राजतंत्र कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, समझ में आ रहा है? हमें आजादी चाहिए, हमें किसी का गुलाम नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा है। और थॉमस देखिए बोल रहा है, थॉमस जेफर्स ने उपनिवेशियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया था। मतलब देखिए इसने क्या बोला, थॉमस है, थॉमस व्यक्ति का नाम है, ठीक है। थॉमस जेफर्स ने उपनिवेशियों के विद्रोह करने का अधिकार का समर्थन किया। मतलब इसने बोला ना, देखिए थॉमस बोले ना कि तुम कर लो, जनता लोग जो कर रहे हैं, जनता के सपोर्टर में हूँ, तुम करो, समझ में ना, तुम करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। किसने बोला? तो थॉमस ने बोला, थॉमस जेफर्स ने बोला, जेफरसन ने बोला, ठीक है। चलिए, और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित किया कि हाँ और करो, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसे फैलाइए और समझाइए कि हमें आजादी चाहिए, ना कि हमें गुलामी चाहिए। समझ में आ रही था चीज? और देखते हैं आगे। अब आता है जॉर्ज तृतीय की निरंकुशी। क्या बोले हैं? जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। निरंकुश क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। निरंकुश का मतलब होता है राजाशाही। राजाशाही यानी राजतंत्र कहने का मतलब है राजतंत्र। ये राजा चलाएगा तंत्र, ना कि प्रजा। और नीति में होता है उसका नियम। क्या होता है? नियम या कानून, या उसका ही कानून होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? नीति बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं ना, जॉर्ज तृतीय की, ये नाम है व्यक्ति का, वो तुम्हारा क्या था? वो तो निरंकुशवासी था। निरंकुश मतलब होता है अब मेरा ही बात सुनो, और किसी का दम नहीं है कि मेरे सामने कोई टिका सके, बोल सके, ज्यादा बोले उसको गोली मार देंगे, ठीक है। बात क्लियर, यही बोलना चाहते हैं। इतना समझ में आया क्या? निरंकुश मन होता है राजशाही, राजतंत्र यानी कि, और नीति मन होता है उसका नियम कानून जो है वो अपना ही चलाएगा, किसी जनता का नहीं सुन सकता, ठीक है। और जनता ज्यादा बोला तो उसको मार देगा, बस खत्म कहानी। तो ये पढ़ना है इसके बारे में। ये भी एक कारण था तुम्हारा युद्ध होने का। देखिए ओपन करता हूँ इसको, तो ओपन करता हूँ। अब देखिएगा, इससे मैं बिठा दूं। देखिए, इंग्लैंड के शासक जिसका नाम था जॉर्ज तृतीय, देख रहे क्या? इंग्लैंड के शासक था, शासक ने राजा, इसका नाम था जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिका उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई गई थी। सत्ता संभालते ही मतलब जैसे वो पावर में आया, और बोले तो उसको सत्ता में होता पावर, तो पावर उसको मिला, जैसे कि राष्ट्रपति का मिल गया है ना, राजा वाला पावर मिल गया। तो पावर मिलते ही अमेरिका में जो उपनिवेश थे, ठीक है, उपनिवेश जो वहां पे रहते थे, उपनिवेश के प्रति निरंकुशवादी शुरू कर दिया, निरंकुश नीति अपनाई। निरंकुश माने वही दम कठोर वाला, खाना अधिक क्या बोलते हैं, रूम खाली कर, घर खाली करो, बड़ी सरकारें तो मेरी है, तुम्हारी कब से हो गई थी? ज्यादा बोले तो गोली मार देगा, लो। मतलब ताकत के बल से कैसो करके मेरा ही है, ज्यादा नहीं बोल सकता। तो उस कंडीशन में तुम्हारे जनता पर शासन करना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ? उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी। अलोकप्रिय माने, देखो लोकप्रिय माने तो लोगों को प्यार के लिए, तो मन लगे तो लोगों को प्यार नहीं करता है, यानी अलोकप्रिय थी एक तरह से एक कार्य नीति। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था। मतलब ये बोलना कि हाँ आदमी ही शासन करता है, सिर्फ एक व्यक्ति शासन कर सकता है, बाकी सब नहीं, ऐसा वो चाहता था। जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी और जॉर्ज तृतीय के उत्तरदायित्व रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्वक समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया गया। क्या बोले इसमें? वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारकों के रूप में सामने आया। मतलब बोला ना कि तुम्हारा जो विश्वास था, जबकि ये तुम्हारा जो कर रहा था, और बहुत सारे ऐसे थे तो बोलते हो गए जनता लोग जिसको विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध करने से क्या हो गया ना कि उत्साह मिल गया लड़ाई करने के लिए। फिर ऐसे करते करते उदम उसका जो तृतीय था, जॉर्ज तृतीय, उनका जब स्थिति खराब हो गई, अब उसको छोड़ना ही पड़ा। हर कोई सवाल उठा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में वो पछतावा हो गया, उसको लास्ट में छोड़ना पड़ा, और फिर उसको मतलब वो चला गया। और फिर क्या होगा? स्वतंत्रता संग्राम हेतु, संग्राम लड़ाई हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आ गया। यानी ये सबसे बड़ी कारण थी, ठीक है, कि सब जनता मिल के इसको हटा देना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोई कारण है और कोई सबको समझ रहा है ना जी? आज छोटी समझ। अब आता क्या तत्कालिक कारण, जिसका नाम था बोस्टन चाय पार्टी। तत्कालिक कारण मतलब प्रेजेंटली जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो क्या है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या बताना चाह रहे हैं, क्या क्या नहीं। तो देखिएगा,
पार्टी बोले कोई कमेटी होता है, जैसे कैसे होता है जनता पार्टी जनता पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी, Yes, sir. ठीक है। तो ये सब कुछ पार्टियां हैं यहाँ बताया जा रहे हैं, ठीक। देखिए 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया। सोचो, चाय होता है चाय पीने वाला। चाय पत्ती 1773 की बात है, चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ भेजा गया? तो भारत से सीधे कहाँ? अमेरिका भेजा गया, अमेरिका में अमेरिका भेज दिया गया, ठीक है। क्या कहाँ भेज देगा वो? अमेरिका भेज दिया गया। और उसका एकाधिकार प्रदान किया, एकाधिकार मतलब नियम मिल गया कि हाँ जाइए। कैसे किसी को बोलते हैं वीजा मिल जाना, अधिकार मिल जाना, ठीक है। तो उसको मिल गया था, जिसका उपनिवेशियों ने जबरदस्त विरोध किया था। जबरदस्त बोले तो हमको नहीं चाहिए, इसको हटाओ, ठीक है ना। किसने किया था ये विरोध? उपनिवेश वासियों ने। क्या सबको समझ में आ रहा है उपनिवेश क्या है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. उपनिवेश किसे कहते हैं? दोबारा मैं बता दूं, उपनिवेश उसे कहते हैं जैसे हमारे कोई दूसरा देश है, दूसरा देश से- दूसरे देश से इस देश में आके रह रहा है, ठीक है। उस पर कोई शासन करा तो विरोध नहीं करेगा जी, हाँ करेगा करेगा ना। Yes, तो वही ये करना है, ठीक है। जबरदस्त विरोध किया, समझ में आया क्या? जब चाय से देखिएगा, जब दिख रहा क्या आपको? वो चीज ये जहाज है पानी वाला जी, जहाज ऐसे से चाय जाता है दिखाई दे रहा क्या? हाँ चलिए देखो, बोस्टन चाय पार्टी की घटना है, कैसे घटना घटा, कैसे लूटमार हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं। Yes, ma'am. मतलब उससे क्या लदा हुआ था एक तरह से, ठीक है ना। चाय से क्या होता है एक तरह से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिकों, आदिवासियों, जैसे मतलब क्या बोलते, चाय बेचने के लिए ले जा रहा था। हाँ, कहाँ? तो देखो, अमेरिका भारत से अमेरिका, अमेरिका तो अमेरिका ले जा रहा था ना। तो देखिए क्या बोला है, तो लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्ट बंदरगाह पे पहुंचा। बोस्टन बोस्टन पोस्ट बंदरगाह सबसे देख रहे क्या? हाँ। बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक जैसे आदिवासियों, रेड इंडियन जिसे बोलते हैं हम लोग, Yes, है ना। ये अमेरिकन ना तो अमेरिकन की बात हो रही है, ठीक है। रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस कागज, सॉरी मतलब रेड इंडियन नहीं है, ठीक है ना। उसके जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी, ठीक है। आदिवासी लोगों ने आदिवासी मतलब भारत के लोग ही, Yes, ma'am. यानी भारत के लोग, इससे हम लोग क्या बोले, उसको बोला गया रेड इंडियन के तरह, रेड इंडियन के तरह कपड़े पहने हुए व्यक्ति, क्योंकि भारत के थे। जैसे जहाज पे गए, जहाज से जितना सामान है सबको क्या कर दिया? फेंक दिया गया। कहाँ फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। क्या फेंका? चाय फेंका, चाय का पेटी, बॉक्स वाला को Yes, sir. पेटी देखिए। और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। अब इस घटना को बोस्टन डी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। तो बोस्टन डी पार्टी किस लिए जाना जाता है? तो बोलेगा चाय की घटना से, चाय को घटना से जाना जाता है ठीक है। जब यहाँ तो याद रखिएगा। से अतः देखिएगा, अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया, मतलब वहाँ पे अब कोई भी व्यापार नहीं कर सकता है। रोक लगा हाँ, प्रतिबंध लग गया, लॉकडाउन, याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ। और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया गया। क्या बोले इसने? अमेरिकी उपनिवेशों को, अमेरिका में जो रहने वाले लोग थे ना दूसरी जगह से, अमेरिकी को क्या करा उसने? विद्रोह के आग में धकेल दिया, जाइए लड़िए, ठीक है। और फिर आता क्या? सितंबर 1974, यानी 5 सितंबर 1974 ईस्वी को 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में, कौन सा शहर बोल रहा है? फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। महादेशीय, सभी देश मिलकर करेगा, महादेश जिसे ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। सुनिए, ब्रिटिश का जो कानून था ना, कानून था ब्रिटिश का, उसे विरोध कर दिया गया तथा और क्या किया? व्यापार के बहिष्कार बने हटाने के लिए बहिष्कार का भी निर्णय लिया गया कि अब व्यापार नहीं होगा, यानी राय लिया गया। हाँ। अब 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशी वासियों के बीच क्या तुम्हारा लेकिन संगठन है ना, लेकिन गठन में प्रथम संघर्ष हुआ था। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। महादेशीय मतलब सभी देश आपस में मिलके एक कमेटी बना के बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में, बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो महादेशीय सम्मेलन हुआ। और देखिए मतलब आयोजित किया गया था, कहने का मतलब क्या किया गया? वहाँ पे आयोजित किया गया। इसमें
क्या हो गया? इसमें थॉमस जेफर्स द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं आप। मीटिंग हो रहा है। दिख रहा है क्या? सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए। ये क्या बोल रहा है? अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, मतलब अमेरिका आजाद होने वाला है। और समय क्या अमेरिका क्या होने वाला है? आजादी की घोषणा करने वाला है। तो घोषणा करेंगे आप, आगे देखते हैं। निर्णय लिया गया था तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया था। तो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? तो आप बोलिएगा जॉर्ज वाशिंगटन को, है ना, नियुक्त किया गया। अब इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो कि 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि द्वारा क्या हुआ यहाँ पे समाप्त हुआ था। तो बोलेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि द्वारा। कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और क्या इसमें मतलब 1787 होता था। 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। कहाँ की संविधान? अमेरिका के संविधान, जो 1789 में 1789 ईस्वी में लागू हो गया था। ठीक है, और देखना क्या लागू हुआ था? संविधान का निर्माण हुआ, जो कि लागू कब हुआ? निर्माण इसमें हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 1 साल बाद। 2 साल बाद। ठीक है, लागू हुआ था। लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो बोलेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? आप बोलेगा स्वतंत्र अमेरिका, सॉरी, स्वतंत्र भारत नहीं, स्वतंत्र अमेरिका। ठीक है, स्वतंत्र अमेरिका का पहला राष्ट्रपति का क्या नाम है? आप बोलेगा जॉन वाशिंगटन। ठीक है, आया समझता चीज क्या? सेनापति भी जॉर्ज वाशिंगटन। हाँ, जॉर्ज कहाँ लिखा है? देखिए, जॉर्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, असल में इंग्लिश शब्द थोड़ा सा जॉर्ज जो वो भी बोलते हैं, कभी ऐसा भी लग जाता है। इंग्लिश में भी प्रथम राष्ट्रपति बने स्वतंत्र अमेरिका का। ठीक है, समझ में आ रही चीज ना? चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है, देखिए बाबू, अब युद्ध हो गया, अब अमेरिका का स्वतंत्र भी हो गया। तो स्वतंत्र होने के बाद भाई जब जीतने के बाद कुछ परिणाम होगा ना, इसका क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, वो देखेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिणाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग परीक्षा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ने के बाद एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा ना जी, कि फेल है, कि पास है, कि टॉपर है, कि महा टॉपर है, कि पिछले टॉपर है। ठीक है, ये सब पता चलेगा ना एक तरह से। ये जान रहे हैं आप, देखिएगा परिणाम देखते हैं। ठीक है, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। विभाजन रेखा की विभाजित हो चुका है। ठीक है, इसके तत्कालीन एवं दीर्घकालीन परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। निर्णायक माने या कुछ ने क्या बोला? तत्कालीन और दीर्घकालीन। तत्कालीन में तुरंत जो हो रहा है, और दीर्घकालीन में बहुत लंबे समय चलता आ रहा है। दोनों ही परिणाम दोनों ही क्या थे? निर्णायक थे, एक तरह से बोला, भयानक था, भयानक। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बताना है यहाँ पे? ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया था। ये क्या बोले? ब्रिटेन क्या? ब्रिटेन में अमेरिका था। तो ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया तथा अंटार्कटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ था। किसका हुआ? शक्तिशाली राष्ट्र का। राष्ट्र होने देश की बात हो रहा है। देश का उदय हुआ, जिसमें पूरे विश्व का प्रभावित किया। इस युद्ध ने क्या करा? पूरा दुनिया को क्या कर दिया? इसने प्रभावित कर दिया। मतलब उदय माने विकास, आजाद हो एक तरह से। उदय माने समझ में विकास हो एक तरह से। एक नया राष्ट्र के रूप में उभरा। कौन? अमेरिका। इससे पूरा दुनिया का आँख खुल गई, और आँख खुलने के बाद क्या कर? दुनिया को प्रभावित कर दिया कि अब मैं भी गुलाम नहीं रहूंगा, अब मैं भी आजाद होऊंगा। ठीक है, देखो इसने क्या बोला? 1789 में क्या हुआ था? तो बोलेगा फ्रांस का युद्ध हुआ था। और क्या हुआ था? अमेरिका में संविधान लागू हुआ था। समझ ना? अमेरिका में संविधान लागू हुआ कब? 1789 में। ठीक है, और लागू आती बना क्या था जी? 77 2 साल पहले। 87 में हुआ था और 89 में हो गया था। देखिए, लागू हुआ था 1789 में, बना था कब? 87 में। समझ में आ रहा क्या? इसे याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, हम दूसरा देखेंगे।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरोध एवं विरोधक था। वाणिज्यवादी का कॉमर्शियल के प्रतिबंधों के विरोध था, सॉरी विरोध एवं विद्रोह था। एक तरह से नहीं चाहिए हमको ऐसा सिस्टम जो हमारे जनता को नुकसान पहुंचा दे, तो विद्रोह था एक तरह से। अतः इसे एडम स्मिथ नाम है उनका, ठीक है, क्या नाम है? एडम स्मिथ के लेसेज फेयर यानी क्या मुक्त व्यापार के सिद्धांत का मजबूती किया था। मुक्त व्यापार, कहीं भी करिए व्यापार, कोई टैक्स नहीं, कहीं भी करो, कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसे क्या बोला, किसने बोला था ये? तो बोलेगा एडम स्मिथ ने, ठीक ना, इन्होंने दिया था। आगे देखते हैं एक और लास्ट पॉइंट, इसके बाद खत्म हो गया। अभी है 12 पे 10 पे मतलब ये पॉइंट खत्म हो रहा है, तीसरा पॉइंट। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा। ब्रिटिश की हार का दोष, सुना क्या? ब्रिटिश की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे उसके मत्थे ना जी, मत्थे बढ़ाया गया और फलक, हाँ मत्थे मतलब उसका जो वैल्यू ना बढ़ाया गया। यानी पहला पॉइंट, तानाशाह बनाने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। चूर होने गया जी, किसका होगा चूर? जॉर्ज तृतीय का। ये चाहता था कि तानाशाह बन जाए, लेकिन नहीं बना। लॉर्ड नाथ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिकतर उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ, ठीक है, इसका तो लॉर्ड नाथ होगा। और है ना, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे कौन कौन है देखिए नीचे, जैसे आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थापना का प्राप्त हुआ कब? 1782 ईस्वी में, ठीक है। और कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला कब? 1793 ईस्वी में, ठीक है। मतदान मैंने को सब वोट देने का अधिकार। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा था कब? 1800 ईस्वी में, ठीक है। अब आते हैं का पॉइंट क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया था। सीमित राजतंत्र और स्वतंत्रता की क्या हो गया? बढ़ावा हो गया, स्वतंत्र मिलना शुरू हो गया धीरे धीरे, ठीक है। और देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया था। किसको किया था? फ्रांस को प्रभावित किया था। और इस संग्राम में लाफायतो के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अतः जब से स्वदेशी लौटा तो निरंकुश, स्वदेश मैंने खुद देश में लौटा ना, तो क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का, जनता है ना, जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया। देखो जब कोई भी देश, जैसे अमेरिका चले गया था वहाँ, मतलब फ्रांस वाले लोग, ठीक है, अमेरिका चले गए थे लड़ने के लिए। जब वापस आया खुद ही के देश में, तो लोगों को बताया गया कि हम लोग भी आजाद हो सकते हैं, ठीक है, हम लोग भी मेहनत कर सकते हैं। फिर क्या, दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। मतलब फ्रांस की अर्थव्यवस्था था ना, क्या हो गया था? प्रभावित, मतलब खराब हो गई थी, खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। और देखिए तो आज से क्लास इतना ही रहेगा, ठीक ना, बाकी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दो पेन करने खत्म करने के चक्कर में एडजस्ट भी करना होता है, ठीक है। बात समझिए ना जी, गले लिखना है, खाली बोलना है, समझाना भी तो है ना। ओके मेरे स्टूडेंट, तो चलिए इतना क्लास रहेगा आज का। आज बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये यूट्यूब चैनल आप ही का है, आप ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोग वैसे इतना 293 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, नहीं 73 साढ़े ऐसे हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। आप ही लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सबसे ज्यादा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।